हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज अपन आपकी बहुत कंप्लेंट, बहुत मैसेज, बहुत रिक्वेस्टेड जो मेरे को मिली है और नोट्स के बारे में बार बार आप पूछ रहे हो, सर ड्राइंग के नोट्स प्रोवाइड करवाइए। तो दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कि मैं आपको ड्राइंग के नोट्स अब की बार प्रोवाइड नहीं करवा पाऊँगा। हाँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो हम पढ़ रहे हैं और जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप अगर उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो वो एक तरीके से दोस्तों नोट्स ही है। आप इस बात को समझिए, क्योंकि मैं भी इतना टाइम नहीं दे पाता कि मैं नोट्स प्रिपेयर कर पाऊँ, लेकिन आपके लिए ये नोट्स ही है दोस्तों। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसे अपने नोट डाउन कर लो तो आपके लिए नोट्स ही होंगे। थोड़ी सी मेहनत आपको खुद को करनी पड़ेगी। ये नहीं कि मैं आपको पीडीएफ बना के दे दूं और आप उसे तुरंत पीडीएफ से डाउनलोड करो और आपके लिए प्रिंट आउट निकालो तो तैयार किए हुए नोट्स मिल जाए। दोस्तों, आपको खुद को पेन से लिखना होगा, अपनी नोटबुक में लिखना होगा अगर आपको पढ़ना है तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये चैप्टर ड्राइंग का रिवाइजन के तौर पर। ये चैप्टर जो अध्याय नंबर 5 का अपन डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों, इस अध्याय का नाम है पहाड़ी चित्रशैली। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, पहाड़ी का तात्पर्य एक पर्वतीय क्षेत्र से है। पर्वतीय क्षेत्र में पनपी उस चित्रशैली से है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला पर पनपी थी। दोस्तों, इस पर्वत हिमालय जो भारत के नॉर्थ पार्ट में है, यहाँ पर जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर चित्रकला के कुछ केंद्र जो विकसित हुए थे, वो केंद्र कौन कौन से हैं? बसोहली, गुलेर, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, मनकोट, मंडी, इसके अलावा नूरपुर, बिलासपुर, जम्मू। ये प्रमुख हिमालय पर्वतीय क्षेत्र या पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र के चित्रकला में उद्भव हुए प्रमुख केंद्र थे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि पहाड़ी चित्रशैली के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। 3 केंद्रों के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। कौन कौन से? पहला होगा आपका बसोहली, दूसरा होगा गुलेर और तीसरा होगा कांगड़ा। इन 3 के बारे में अपन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। लेकिन इनके अलावा भी कुछ केंद्र और थे जिनके बारे में अपन डिस्कशन ज़्यादा विस्तृत वर्णन नहीं करेंगे और उनके नाम भी आपको याद रखने जरूरी है। कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, मनकोट, मंडी, बिलासपुर, जम्मू, ये अन्य बसोहली चित्रशैली पहाड़ी चित्रशैली के अन्य प्रमुख केंद्र हैं। आगे क्या बता रखा है कि इन केंद्रों ने चित्रकला में व्यक्तिगत विशेषताओं को प्रकट किया। एक विशेष व्यक्तिगत विशेषता इन चित्रों में देखी जाती है, लेकिन दोस्तों ये एक स्वतंत्र और शैलीगत केंद्र नहीं बन पाए। यानी कि एक अलग विशेष अपनी पहचान ये केंद्र नहीं बना पाए चित्रकला में। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? जो भी इन्होंने चित्र बनाए, उन चित्रों को दिन के अनुसार कहीं पर इनका डिटेल नहीं मिला, कहीं पर इनका जो अपन कहते हैं अवशेष कि दिन कब बनाया गया, किस सन में बनाया गया, इसके कुछ विशेष अपने को तथ्य नहीं मिले। इसके अलावा इन चित्रों से संबंधित शिलालेखों का भी अभाव है। यानी कि कह सकते हैं कि ये चित्र, हालांकि पहाड़ी चित्रशैली में चित्र तो बने, उनकी शैलीगत विशेषता भी है, लेकिन वो एक शैलीगत रूप से स्वतंत्र जो चित्रकला के केंद्र थे वो नहीं बन पाए, क्योंकि इनके बारे में विस्तृत वर्णन हमारे को नहीं मिल पा रहा है। दिन के अनुसार इनका वर्गीकरण करने में बहुत दिक्कत आती है। इसके अलावा इन चित्रों पर कोई शिलालेखों पर भी इनका वर्णन नहीं मिला है, इसलिए ये स्वतंत्र रूप से अपनी पहचान नहीं बना पाए। जैसे अगर बसोहली, गुलेर और कांगड़ा की बात करें तो इनका तो वर्णन फिर भी अपने पास में मिल जाता है, लेकिन इसके अलावा कुल्लू, जो चंबा, मनकोट, जो इसके अलावा मंडी, बिलासपुर, जम्मू, इनका अपने को विस्तृत अलग से कोई वर्णन नहीं मिलता है। अच्छा, आगे चलते हैं। पहाड़ी शैली के महत्वपूर्ण विद्वान कौन से विद्वान थे जिन्होंने पहाड़ी शैली को सबसे पहले प्रवर्तन में लाया? उनमें सबसे ज़्यादा प्रवर्तक जिसे कह सकते हैं, अपन कहते हैं ना कि राजस्थानी चित्रशैली के प्रवर्तक कौन है? आनंद कुमार स्वामी हैं। क्यों है? क्योंकि उन्होंने ही पहली बार राजस्थानी चित्रशैली का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया था, यानी कि राजस्थानी चित्रशैली को एक विशेष पहचान दिलाई थी। तो पहाड़ी चित्रशैली को विशेष पहचान दिलाने वाले विद्वान कौन थे? B.N. गोस्वामी। कौन थे दोस्तों? B.N. गोस्वामी थे। अच्छा, इनको पहाड़ी शैली के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम इस शैली का उल्लेख किया और उनका मानना था कि पंडित सेऊ और उसका जो परिवार है, ये पहाड़ी चित्रशैली की जो विभिन्न चित्र श्रृंखलाएं हैं उनको तैयार करने के लिए इन्हीं को उत्तरदायी माना जाता है। यानी कि पंडित सेऊ जो चित्रकार थे वो पहाड़ी चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार थे और उनका जो परिवार था
नैन सुख वगैरह, वो भी इस पहाड़ी चित्रशैली में उनका भी योगदान प्रमुख है। यह भी मानते हैं, BN गोस्वामी का यह भी मानना है कि किसी भी क्षेत्र को, किसी भी शैली को एक प्रमुख सीमांकित क्षेत्र में रखना नहीं माना जा सकता, क्योंकि हो सकता है चित्रकार यहाँ पर इस क्षेत्र में चित्र बना रहे हैं और इस क्षेत्र से वो कहीं दूसरे क्षेत्र में भी चले गए, तो वो जो शैली है वो भी उनके साथ में चली जाती है। तो किसी भी शैली को, चित्रकला की जो शैली है उसको किसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में नहीं रखा जा सकता। ये किसका मानना था? BN गोस्वामी का ये मानना था। अच्छा, आगे देखते हैं पहाड़ी चित्रशैली के चित्रों के विषय वस्तु क्या थे, कौन कौन से विषयों पर चित्र बनाए जाते थे इस शैली के अंतर्गत। तो दोस्तों, एक तो मुख्य रूप से इस शैली में दैनिक दिनचर्या वाले मुख्य रूप से चित्र बने, यानी कि जैसे कि चित्र देखते हुए या फिर सभा का आयोजन करते हुए या संबोधित करते हुए या पनघट पे जाते हुए, इस प्रकार की, यानी कि दैनिक जो दिनचर्या है, दिन में जो भी सामान्य अपन काम करते हैं उनके चित्र इसमें बनाए गए। इसके अलावा जो दरबारी चित्र थे, यानी कि राजा और उसके परिवार के सदस्यों के जो चित्र थे, वो भी प्रमुख रूप से इस शैली के विषय थे। अच्छा, अपन ने स्टार्टिंग में देखा कि पहाड़ी चित्रशैली के 3 प्रमुख केंद्रों के बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे, और एक होगा बसोहली, दूसरा होगा उसमें गुलेर और तीसरा होगा उसमें कांगड़ा। तो सबसे पहले केंद्र की अपन चर्चा करते हैं, और पहला केंद्र कौन सा है? बसोहली। दोस्तों, पहला क्वेश्चन यही से क्या कि पर्वतीय क्षेत्र या पहाड़ी चित्रशैली का उद्गम कहाँ से हुआ था? तो दोस्तों, उद्गम हुआ था बसोहली चित्रशैली से। पहाड़ी चित्रशैली के पहले जो प्रमाण मिलते हैं वो बसोहली चित्रशैली के ही मिलते हैं। अच्छा, इसका विकास कब हुआ था? 1678 से लेकर 1695 के बीच में, मुख्य रूप से 1678 से 1695 के बीच में। हाँ दोस्तों, इसी समय पर यहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम था कृपाल पाल। क्या नाम था? कृपाल पाल। और उनके संरक्षण में ही इस शैली का विकास हुआ। कौन सी शैली का? बसोहली शैली का। अगर दोस्तों अपने से पूछा जाए कि पहाड़ी चित्रशैली का उद्भव काल कौन सा था, यानी किस काल के समय में पहाड़ी चित्रशैली अपनी चरम पर थी, उसका विकास सर्वाधिक हुआ, तो याद रखना है 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में। लेकिन अगर पहाड़ी शैली की उपशैली कौन सी? बसोहली। अगर बसोहली के बारे में पूछा जाए तो अपन बताएंगे 1678 से 1695 ईस्वी के बीच में। और जब शासन था यहाँ पर बसोहली क्षेत्र में, जो शासन था वो राजकुमार कृपाल पाल का शासन था। उस समय पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये शैली विकसित हुई। अच्छा, बसोहली चित्रशैली की विशेषताएं क्या थी? दोस्तों, एक तो इसमें प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया गया। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? जो प्राइमरी अपन उपयोग में लेते हैं, जैसे सफ़ेद, काला, जो सबसे पहले अपन उपयोग में लेते हैं और अधिकतर उपयोग में लेते हैं। तो एक तो प्राथमिक रंगों का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ। इसके अलावा पीले रंग का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ। इसके अलावा इन चित्रों में पृष्ठभूमि को भरा गया। पृष्ठभूमि क्या होती है दोस्तों? जो चित्र होता है उसमें जो बैकग्राउंड होता है, उस बैकग्राउंड को भी इसमें इस शैली में भरा गया। इसके अलावा आभूषण के लिए चमकीले हरे रंगों का प्रयोग किया गया। आभूषण के लिए चमकीले जो हरे कण हैं उनका प्रयोग किया गया। और इन हरे रंगों को जो बनाया, दर्शाया जाता था, जो लगाया जाता था, उसमें भृंग यानी कि भंवरा जो होता है उसकी पंख से बने हुए ब्रश से ये लोग लगाते थे। इसके अलावा मोती के लिए सफ़ेद रंग का इन्होंने इस्तेमाल किया। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं बसोहली चित्रशैली की। अब देखते हैं बसोहली चित्रशैली के प्रमुख चित्रों के बारे में। तो दोस्तों, एक तो है रसमंजरी के चित्रित चित्र। रसमंजरी जो भानु दत्ता का क्या है? ग्रंथ है। भानु दत्ता के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है जिसका नाम है रसमंजरी। तो एक तो दोस्तों बसोहली और जो कुल्लू दोनों जो केंद्र थे, वहां पर रसमंजरी का बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में रसमंजरी पर आधारित चित्र बनाए गए, यानी उस ग्रंथ पर आधारित चित्र बनाए गए। और 1694 से 1695 ईस्वी में एक देवीदा जो एक बड़े चित्रकार थे, तारखान चित्रकार थे, उन्होंने कृपाल पाल के संरक्षण में इस चित्र श्रृंखला को तैयार किया, जो किस पर आधारित थी? रसमंजरी पर आधारित थी। और उसका चित्रण करने वाले कौन थे? देवदा थे, जो एक बड़े चित्रकार थे। और किसके संरक्षण में हुआ? कृपाल पाल के संरक्षण में हुआ। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या है? रामायण पर आधारित सांगरी आधारित चित्र। ऐसे चित्र देखो, सांगरी नामक से सांगरी जो नाम है उस नाम पर रामायण पर आधारित चित्र बने, यानी कि जो रामायण का जो भी दृश्य था उस पर चित्र बने, लेकिन उसका जो हेडिंग जो है वो क्या है? सांगरी। सांगरी क्या है दोस्तों? सांगरी कुल्लू के
एक शाही परिवार का निवास स्थल है। सांगरी कुल्लू के एक शाही परिवार का निवास स्थल है और उसी के नाम पर रामायण के दृश्यों का, रामायण पर आधारित चित्र बने। रामायण दोस्तों एक संस्कृत महाकाव्य है जिस पर चित्र बनाए गए, लेकिन हेडिंग क्या रखी गई? सांगरी। और सांगरी क्या थे? सांगरी थी कुल्लू के शाही परिवार का निवास स्थल। अच्छा देखो, सांगरी जो कुल्लू के शाही परिवार का निवास स्थान था जिस पर संस्कृत महाकाव्य रामायण पर आधारित चित्र श्रृंखला तैयार की गई। और इस चित्र श्रृंखला के दो प्रमुख चित्रों को अपन डिस्कस करेंगे आपके इस विषय में। एक तो है राम अपनी संपत्ति त्यागते हैं और दूसरा है वन में ऋषि विश्वामित्र के साथ राम व लक्ष्मण। दोनों सांगरी आधारित चित्र है, यानी कि सांगरी ग्रंथ, सांगरी जो चित्र श्रृंखला है उसके चित्र हैं। अब सांगरी चित्र श्रृंखला क्या है? रामायण पर आधारित चित्र श्रृंखला है। इसका नाम सांगरी क्यों रखा गया? क्योंकि कुल्लू के शाही परिवार का निवास स्थान क्या था दोस्तों? सांगरी था। तो सांगरी जो रामायण पर आधारित जो ग्रंथ है उसके दो चित्रों की अपन चर्चा करेंगे। एक तो है राम अपनी संपत्ति को त्यागते हैं और दूसरा चित्र है वन में ऋषि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण। पहले चित्र की डिस्कस करते हैं। राम अपनी संपत्ति को त्यागते हैं। दोस्तों मैंने लिखा नहीं है, आपको ध्यान से सुनना है क्या मैं बोल रहा हूँ। दोस्तों जब राम अयोध्या छोड़कर वन में जाते हैं, जब राम अयोध्या छोड़कर वन में जाने के लिए तैयार होते हैं तो वो क्या करते हैं? अपनी सारी की सारी संपत्ति को त्याग करते हैं, दान करते हैं, लोगों में, गरीब लोगों में बांट देते हैं। ऐसे ही राम के कहने पर लक्ष्मण भी क्या करता है? अपनी सारी संपत्ति को बाहर ले आता है। संपत्ति किसी महिला का नाम नहीं है दोस्तों। संपत्ति मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उनके जो भी आभूषण थे, जो भी उनके बर्तन थे, जो भी उनके वस्त्र थे, उन सब का वो लोग क्या कर रहे हैं? त्याग कर रहे हैं, उनको दान दे रहे हैं, लोगों में बांट रहे हैं। तो राम के कहने पर लक्ष्मण भी अपने आभूषण ले आता है, अपनी जो भी संपत्ति है वो ले आता है। अब वहाँ पर जो दृश्य है वो कुछ दृश्य इस तरीके से है। राम खड़े हैं, लक्ष्मण खड़े हैं और सीता खड़ी है। सामने जो है असंख्य दरबारी या फिर शाही परिवारों के नौकर, ब्राह्मण, ये लोग खड़े हैं। इस प्रकार का ये चित्र है। राम किस मुद्रा में है? राम हल्के से मुस्कुराते हुए मुद्रा में है। लक्ष्मण जिज्ञासु मुद्रा में है। जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा है, जिज्ञासु मुद्रा में है। और सीता जो है वो एक दुखी अवस्था में है या निराश अवस्था में अपन कह सकते हैं। राम मुस्कुराते हुए, सीता, लक्ष्मण जिज्ञासु अवस्था में और सीता निराश अवस्था में दिखाई गई है। यानी उनके भाव कुछ इस तरीके से हैं। और सामने क्या है? सामने देखो गायें हैं, गायों के बछड़े हैं। गायें जो है वो एक टकटकी लगाए हुए भगवान श्री राम को देख रही है, उनका मुंह खुला है चित्र में, और टकटकी लगाते हुए किसको देख रही है? भगवान श्री राम को देख रही है। इसके अलावा वहाँ पर ब्राह्मण खड़े हैं। ब्राह्मणों की कैसे पहचान है? ब्राह्मण के ठोडी पर तिल है और सिर पर तिलक है। ध्यान रखना, जो ब्राह्मण दिखाए गए हैं उनके ठोडी पर तिल है और सिर पे तिलक है। अच्छा, और इसके अलावा दरबारी लोग भी वहाँ पर खड़े हैं। कुछ इस प्रकार का चित्रण है। कौन सा? राम अपनी संपत्ति को त्यागते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से ये क्लियर हुआ होगा। कौन कौन थे? राम, लक्ष्मण, सीता, दरबारी और जो शाही परिवारों के नौकर, ब्राह्मण, गाय, बछड़े, ये सब शामिल थे। अब मैंने सबके लिए बता दिया है कि ब्राह्मण जो थे उनके दाढ़ी पर तिल और सिर पर तिलक था। गाय और बछड़े टकटकी लगाए हुए, मुंह खोले हुए भगवान श्री राम को देख रहे हैं। राम मुस्कान की मुद्रा में है, स्माइल देते हुए। लक्ष्मण जिज्ञासु अवस्था में है और सीता निराश अवस्था में है। अच्छा, दूसरे चित्र पे चलते हैं। वन में ऋषि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण। दूसरे चित्र में चलते हैं। दूसरा चित्र है वन में ऋषि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण। इस चित्र में क्या है दोस्तों? इस चित्र में जो राम है और लक्ष्मण है वो विश्वामित्र के साथ में एक संघन वन में जाते हैं, एक गहरे जंगल में जाते हैं। और जंगल में क्या है? जंगल में दोस्तों ऋषि जो है, संत जो है, वो तपस्या करते हैं और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए राक्षस वहाँ पर आते हैं। उन राक्षसों को मारने के लिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण एक अदम्य साहस के साथ में वहाँ खड़े होते हैं, यानी कि एक साहस से परिपूर्ण रूप से वहाँ पर खड़े होते हैं। दोस्तों इसी चित्र में जो है कई प्रकार के जंगली जानवरों को, क्रूर जानवरों को दर्शाया गया है। एक बाईं तरफ बाघ है, भेड़िया है और दाईं तरफ बाघ है।
इस प्रकार के क्रूर दृश्य भी इस जानवरों के दर्शाए गए हैं। और दोस्तों यह भी बताया गया है कि ये जो जानवर है, ये राक्षस जो है इन जानवरों के वेश में भी हो सकते हैं। कुछ ऐसी संभावनाएं अपन इस चित्र को देखने से मिलती है। यानी कि संत जो है वो तपस्या करते हैं, लेकिन राक्षस उनकी तपस्या में भंग यानी कि उनको तपस्या को तोड़ने का प्रयास करते हैं, और उन्हीं को राक्षसों को ही मारने के लिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में इस संघन जंगल में आते हैं। अन्य चित्रकारों के चित्र दोस्तों, इनके अलावा भी बहुत सारे चित्र बनाए गए, जो दरबारी चित्र थे, परिवार और राजाओं के परिवारों के संबंधित चित्र थे, रानियों के चित्र थे, इस प्रकार के कई प्रकार के और भी चित्र बने। तो ये हुई दोस्तों आपकी बसोहली चित्रशैली कंप्लीट। अब इसके बाद में अपन देखते हैं गुलेर चित्रशैली के बारे में। बसोहली चित्रशैली पढ़ने के बाद में अब अपन देखते हैं पूर्व कांगड़ा या फिर गुलेर चित्रशैली के बारे में। गुलेर चित्रशैली को पूर्व कांगड़ा चित्रशैली के रूप में भी जाना जाता था। दोस्तों सबसे पहले इसका विकास की बात करते हैं। इसका विकास कब हुआ? एक तो दोस्तों इसका विकास हुआ राजा दिलीप सिंह के समय पर, और एक इसका विकास हुआ गोवर्धन के समय पर। राजा दिलीप सिंह जिनका शासनकाल था 1695 ईस्वी से लेकर 1723 ईस्वी के बीच में। फिर इनके पुत्र आए, और पुत्र जल्दी ही मृत्यु के बाद में इनके जो अनुज भाई, छोटे भाई थे, उसके पुत्र के या इनका छोटा पुत्र जो था गोवर्धन चंद, वो राजा बना। और जब वो राजा बना तब वो समय था 1744 से 1773 के बीच। यानी कि कुल मिला के गुलेर चित्रशैली का विकास हुआ था दिलीप सिंह और गोवर्धन सिंह के समय पर। दोस्तों इस समय के प्रमुख चित्रकार कौन थे? प्रमुख चित्रकार थे पंडित सेऊ या शिव, जिनके दो पुत्र थे। एक का नाम था मनकू और दूसरे का नाम था नैनसुख। दोस्तों जो मानक जो था उसने गीत गोविंद पर आधारित श्रृंखला का निर्माण किया, गीत गोविंद पर आधारित श्रृंखला बनाई। इसके अलावा नैनसुख जसरोटा के राजा बलवंत सिंह का दरबारी चित्रकार था। वैसे इसका जो ग्रह जो कह सकते हैं जन्मस्थली थी वो गुलेर थी, लेकिन ये गुलेर से चला गया और कहाँ गया? जसरोटा गया। जसरोटा के जो राजा थे बलवंत सिंह, उनका दरबारी चित्रकार बन गया, और वहाँ पर इन्होंने चित्र बनाए। बलवंत सिंह के जो व्यक्तिगत चित्र थे वो उन्होंने बनाए। बलवंत सिंह पूजा करते हुए, बलवंत सिंह को रजाई ओढ़े हुए शिविर में बैठे हुए, इसके अलावा भव्य स्थल का सर्वेक्षण करते हुए, इस तरीके से बलवंत सिंह को दर्शाया गया। किसने बनाया ये चित्र? नैनसुख ने। नैनसुख कौन था? पंडित सेऊ का पुत्र था और जसरोटा के राजा बलवंत सिंह का दरबारी चित्रकार था। दोस्तों मनकू के द्वारा गोवर्धन चंद और उसके परिवार के सदस्यों के चित्र भी बनाए गए। बस इतना सा आपको याद रखना है गुलेर चित्रशैली में, या जिसे पूर्व कांगड़ा चित्रशैली भी कहते हैं। अब चलते हैं तीसरी चित्रशैली की ओर। तीसरी चित्रशैली जिसका नाम है कांगड़ा चित्रशैली। सबसे पहले बात करते हैं इसके विकास की। इसका विकास दोस्तों सबसे पहले दो राजाओं के समय पर हुआ। दो राजा कौन कौन से थे? एक तो थे घमंड चंद और दूसरे थे संसार चंद। घमंड चंद दोस्तों जहांगीर के समय वहाँ के राजा थे, लेकिन जहांगीर ने क्या किया, इस क्षेत्र को जीतकर 17वीं शताब्दी में घमंड चंद के क्षेत्र को जीतकर उसको घमंड चंद को वहाँ का जागीरदार बना दिया। लेकिन जैसे ही मुगल जो शासन है इसका पतन होने लगा, वो कमज़ोर पड़ने लगा, घमंड चंद ने अपने साम्राज्य पर वापस अधिकार कर लिया। और घमंड चंद के पोते थे दोस्तों कौन? संसार चंद। संसार चंद के समय पे इस जो कला है कांगड़ा जो चित्रशैली है इसका विकास अच्छे तरीके से हुआ। दोस्तों संसार चंद जो है वो वित्तीय स्थिति में आ चुका था, यानी कि वित्तीय संकट इसके आ चुका था। इसलिए जब गोरखाओं ने इस पर आक्रमण किया था तो धीरे धीरे इसके समय पर भी ये जो चित्रशैली है इसका पतन प्रारंभ हो गया था, और कांगड़ा चित्रशैली इसी के समय शुरू हुई और इसी के समय समाप्त हुई। तो शुरू हुई वो अपन ने देखा कि जहांगीर ने पहले इस क्षेत्र को जीता था, जीतने के बाद में घमंड चंद को वहाँ का जागीरदार बना दिया था। लेकिन जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, मुगल शक्ति का कमजोर पड़ी, तो घमंड चंद ने वापस अपने क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और वहां पर अपना वापस राज्य स्थापित कर लिया। टिहरा को अपनी राजधानी बना दिया। कौन सी जगह बनाई अपनी राजधानी? टिहरा। संसार चंद्र इसके पोते थे घमंड चंद के, और संसार चंद के समय गोरखाओं ने आक्रमण किया था, और जब गोरखाओं ने आक्रमण किया था तो संसार चंद इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह भाग गए थे। वित्तीय संकट आ गया था इसके ऊपर, और उस समय इस कांगड़ा चित्रशैली का पतन प्रारंभ हो गया था। विशेषताएं क्या है कांगड़ा चित्रशैली की? काव्यात्मक और गीतात्मक शैली है। दोस्तों कांगड़ा चित्रशैली जो चित्र बनाए गए वो काव्यात्मक रूप से या फिर गीतों के रूप में बनाए गए।
इसके अलावा रेखाएं, जो चित्रों की रेखाएं होती थी वो बहुत कोमल होती थी, रंग चमकीले रंगों का प्रयोग किया जाता था, महिलाओं का चित्रण मुख्य रूप से किया जाता था और महिला चित्र में महिलाओं की नाक को बिल्कुल सीधा दिखाया जाता था। चित्रों के विषय क्या थे? विषय थे भागवत पुराण, गीत गोविंद, यानी कि भागवत पुराण पर आधारित चित्र बने, गीत गोविंद पर आधारित चित्र बने, बिहारी सतसई पर चित्र बने, रागमाला पर चित्र बने, बारहमासा, नल दमयती, संसार चंद्र के दरबारी चित्र। ये चित्र इस समय पर प्रमुख रूप से बने, यानी कि प्रमुख रूप से कांगड़ा शैली में जो चित्र बने उनकी विषय वस्तु क्या थी? गीत गोविंद, भागवत पुराण, बिहारी सतसई, रागमाला, बारहमासा, नल दमयती और संसार चंद के दरबारी चित्र, यानी कि उसके व्यक्तिगत चित्र। किसके? संसार चंद के। अच्छा, कांगड़ा शैली का विस्तार और अवसान, यानी कि ये उदय कब हुई और अस्त कब हुई ये शैली? तो उदय तो हुई थी अपने को पता है घमंड चंद के समय, जब जहांगीर को वापस मुगल, इसने अपने क्षेत्र को वापस अपनी राजधानी बना लिया, टिहरा को राजधानी बना लिया था और अपने क्षेत्र को जीत लिया था। व्यास नदी के किनारे पर इसका क्षेत्र था। और अंत कब हुआ? संसार चंद के समय। क्यों हुआ? क्योंकि गोरखाओं ने इस पर आक्रमण कर दिया था, वित्तीय संकट आ चुका था, तो ये कंटिन्यू अपनी चित्रकला को नहीं रख पाया। तो राजा दिलीप सिंह, और सॉरी, राजा कौन थे? घमंड चंद, राजा घमंड चंद। राजा घमंड चंद के समय क्या हुआ? ये प्रारंभ हुई और फिर संसार चंद के समय जब गोरखाओं ने घेर लिया तब इसका अवसान या इसकी समाप्ति हुई। अब देखते हैं कांगड़ा चित्रशैली के प्रमुख चित्रों के बारे में। अब बढ़ते हैं अपन कांगड़ा चित्रशैली के प्रमुख चित्रों की ओर। तो कांगड़ा शैली के प्रमुख जो चित्र थे उनमें पहला आता है भागवत पुराण चित्रों की श्रृंखला। दोस्तों, पंडित नैन सुख जो थे, सेऊ के जो पुत्र थे नैन सुख, उनके निर्देशन में भागवत पुराण चित्रों की एक श्रृंखला तैयार की गई थी कांगड़ा चित्रशैली में। ज़्यादा कुछ विशेष याद नहीं रखना है कि पंडित नैन सुख के निर्देशन में भागवत पुराण के चित्रों की एक श्रृंखला तैयार की गई थी। दूसरा चित्र आता है कृष्ण की लीलाओं को याद करते हुए अभिनय चित्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बड़ा क्वेश्चन इससे आ सकता है। कृष्ण की लीलाओं को याद करते हुए अभिनय करती हुई गोपियाँ, ये अभिनय करने के चित्र। दोस्तों, अभिनय का मतलब होता है एक्टिंग, ड्रामा। अच्छा, इसमें इस चित्र में क्या दिखाया गया है पहले मैं ये बताता हूँ। एक दृश्य है, इस दृश्य में क्या है? भगवान श्री कृष्ण अचानक से गायब हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण जब अचानक से गायब होते हैं तो गोपियाँ जो है वो व्याकुल हो जाती है, उनको उनके बिछड़ने से लेकर काफ़ी परेशान हो जाती है। गोपियाँ हिरण से, पेड़ों से, लताओं से, इनसे जाकर कृष्ण का पता पूछती हैं। अच्छा, गोपियाँ कौन थी? गोपियाँ जानते होंगे आप, भगवान श्री कृष्ण की कह सकते हैं कि दोस्तें, गर्लफ्रेंड, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की फ्रेंड थी, सहेलियाँ थी गोपियाँ। तो वो जाकर लताओं से, हिरणों से और पेड़ों से ये पूछती है कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ है, और उन सब से उनको कोई जवाब नहीं मिलता, यानी कि वो सब उनके बारे में कुछ भी नहीं बताते। तो गोपियाँ काफ़ी उदास हो जाती है, उनकी यादों में डूब जाती है और यादों में डूबकर जो भगवान श्री कृष्ण ने जो भी किया था, यानी कि जो भी उन्होंने चमत्कार किए थे, जो भी उन्होंने भव्य चमत्कार किए थे, उन सभी चमत्कारों का वो अभिनय करती है, उनकी लीलाओं का अभिनय करती है। लीला मतलब चमत्कार, उनके द्वारा जो भी चमत्कार किए गए थे उनका वो अभिनय करती है। और वो अभिनय जो है वो 5 मुख्य रूप से अभिनय है। 5 अभिनय में, यानी कि 5 अध्यायी, 5 प्रमुख वर्ग है, 5 प्रमुख चित्र है इसमें, जिनमें 5 विशेष प्रकार के वो अभिनय कर रही है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण का वो रूप धारण कर रही है, खुद वस्त्र पहन रखी है भगवान श्री कृष्ण के समान, और जैसा उन्होंने चमत्कार किया था, जैसी उन्होंने लीलाएं रची थी, उसके अनुसार वो अभिनय नाटक करने की कोशिश कर रही है। कौन कौन से? एक तो है पूतना की हत्या। पूतना दोस्तों एक राक्षसनी थी, उसकी हत्या। दूसरा है कृष्ण ओखली से बंधे हुए होना। तीसरा है गोवर्धन पर्वत को उठाना। चौथा है बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण, और 5वां है नजर उतारते हुए यशोदा। इस प्रकार के 5 अध्यायी चित्र है। कौन से चित्र में?
कृष्ण की लीलाओं को याद करते हुए अभिनय चित्र। ये मैंने बता दिया है कि भगवान श्री कृष्ण अचानक से गायब हो जाते हैं। अचानक से गायब होने पर जो गोपियां हैं वो व्याकुल हो जाती है, उनको ढूंढती है जगह जगह, हिरण पेड़ों लताओं से पूछती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कोई ठिकाना नहीं मिलता। और जब नहीं मिलता है तो वो उनकी यादों में डूब जाती है, और यादों में डूबकर उनकी जो लीलाएं थी, उनके जो चमत्कार थे, उनका वो अभिनय करने लग जाती है, एक्टिंग करने लग जाती है, ड्रामा नाटक करने लग जाती है। तो पहला आता है कौन सा? पूतना। दोस्तों पूतना की हत्या वाले चित्र में क्या है कि एक गोपी जो है भगवान श्री कृष्ण के वेश धारण कर रखा है, वो झुकते हुए दूसरे गोपी के स्तन को चूस रही है। यानी कि दूसरी जो गोपी है जो पूतना का एक्टिंग कर रही है, एक गोपी तो पूतना की एक्टिंग कर रही है और एक गोपी भगवान श्री कृष्ण की एक्टिंग कर रही है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो एक्टिंग कर रही है वो गोपी पूतना की एक्टिंग कर रही है उस गोपी के वक्ष को चूमने लगती है। और जब उसके वक्ष को चूमने लगती है तो जो पूतना थी, यानी कि जो एक्टिंग कर रही थी, जो पूतना थी, वो अपना हाथ ऊपर उठा रही है, उसके सिर पर हाथ रख रही है और ऐसी मुद्रा में है कि जैसे वो मरने वाली है। उसकी आखिरी सांसें चल रही है। किसकी? पूतना की। दूसरे चित्र में देखते हैं ओखली से बंधे श्री कृष्ण। इसमें क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण को जो एक ओखली से बांध दिया जाता है कपड़े की पट्टी लेकर। अब इसमें भी भगवान श्री कृष्ण का रोल कौन कर रही है? एक गोपी कर रही है। तो उसको एक पट्टी लेकर ओखली से बांध दिया जाता है। दूसरी जो गोपी है वो यशोदा का रूप धारण कर रखे हैं और हाथ में छड़ी ले रखी है। आगे वाले में चलते हैं, गोवर्धन पर्वत को उठाना। इसमें जब बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है, इंद्रदेव का जब प्रकोप होता है, तो पूरे ग्रामवासियों को, ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत पर उठाकर उनके नीचे रखते हैं, उनको बचा लेते हैं बारिश से। तो इस प्रकार का कुछ दृश्य वो अभिनय वो कर रही है। गोपी की बहुत सारी तेज बारिश आ रही है जिसमें उसने गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं। ऐसा ही आगे वाला चित्र बांसुरी बजाते हुए। इसमें एक गोपी जो है भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण कर रखी है और बांसुरी बजा रही है। और आगे है नजर उतारते हुए। जब भगवान श्री कृष्ण ने पूतना की हत्या की तो पूतना की हत्या की तो एक वीरतापूर्वक कार्य किया, और जैसे इस वीरतापूर्वक कार्य से भगवान श्री कृष्ण को नजर लग सकती है, इसलिए एक गोपी यशोदा का रूप धारण करके अपने वस्त्र का कुछ हिस्सा त्याग रही है या व्रत रख रही है। तो इस प्रकार से वो नजर उतार रही है। तो ये दूसरा चित्र आपका कौन सा? कृष्ण की लीलाओं को याद करते हुए अभिनय चित्र। तीसरे पे आते हैं अष्ट नायिकाओं के चित्र। दोस्तों इसमें 8 नायिकाओं को, 8 नायिका मतलब अभिनेत्री, एक्ट्रेस, 8 नायिकाओं को अलग अलग भावों में दिखाया गया है। अलग अलग उनके मनोभाव प्रदर्शित हो रहे हैं। बड़ा शानदार जबरदस्त वाला, और आपके लिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये चित्र है। इस चित्र में क्या है? पहली एक है उत्का नायिका। क्या है पहली? उत्का। ये उत्का क्या कर रही है? अपने प्रिय की आगमन का धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही है। उसके प्रिय आ रहे हैं, उसके बॉयफ्रेंड या हस्बैंड कुछ भी बोल सकते हैं, वो आ रहे हैं और उसकी याद में धैर्यपूर्वक उसका इंतजार कर रही है, काफ़ी एक्साइटेड है उससे मिलने के लिए। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा है स्वाधीन पाटिका। स्वाधीन पाटिका जो है वो अपने पति को कंट्रोल में रखती है, मतलब उसका पति उसकी इच्छा के अधीन है। यानी कि इस जो नायिका है वो अपने पति को अपनी कंट्रोल में रखती है, गुलाम बना के रखती है। तीसरा है वाक सज्जा। वाक सज्जा सबसे जबरदस्त वाला जो चित्र है। इस चित्र में क्या हो रही है? नायिका अपने बिस्तर को सजा रही है। अच्छा, बिस्तर को किससे सजा रही है? फूलों से सजा रही है। क्यों सजा रही है? क्योंकि इसका प्रेमी इससे मिलने आने वाला है। तो अपने प्रेमी की आगमन से पहले वाक सज्जा अपने बिस्तर को फूलों से सजा रही है कि वो प्रेमी आएगा तब जो योग चित्र है वो यहाँ पर, या छोड़िए, चलो आगे चलते हैं। कलाह तारिता। कलाह तारिता मतलब ये एक ऐसे अभिनायिका है जिसमें जो नायिका है वो अपने पति से झगड़ा करती है, अपने प्रेमी से झगड़ा करती है, और झगड़ा करने के बाद में फिर बाद में वो पछताती भी है। कुछ ऐसे 4 नायिकाओं के चित्र का वर्णन आपकी पुस्तक में दिया गया है। वैसे इस चित्र में 8 नायिकाओं का चित्रण किया गया है। तो चारों को आप याद रखना है। उत्का जो अपने प्रेमी की आगमन की प्रतीक्षा कर रही है, स्वाधीन पाटिका जो अपनी हस्बैंड को कंट्रोल में रखती है, और वाक सज्जा जो काफ़ी एक्साइटेड है अपने हस्बैंड से मिलने के लिए और बिस्तर तैयार कर रही है, फूलों से अपने बिस्तर को सजा रही है उसे अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। और कलह तारिता अपने प्रेमी से झगड़ा कर रही है, बाद में पछता रही है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये और भी ज़बरदस्त वाला चित्र है, अभिसारिका नायिका का चित्र।
प्रेम की बहुत ही ज़बरदस्त डेफिनेशन इस चित्र में दी गई है। इसमें क्या दिखाया गया है कि ये जो नायिका है, कौन सी, अभिसारिका, ये नायिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए रात को घर से निकल जाती है। रात को अपने घर से निकल जाती है और रात बड़ी भयानक होती है। बिना किसी डर के ये अपने प्रेमी से मिलने के लिए चली जाती है। आजकल का जो प्रेम है वो सिर्फ दिन के उजाले में भी डर लगता है, यानी कि आजकल का प्रेम जो है वो ज़्यादा लंबा, ज़्यादा गहरा नहीं होता है, वो सिर्फ एक नाम होता है। लेकिन ये जो नायिका है ये गहरे प्रेम में डूबी हुई है और गहरे प्रेम में डूबकर रात को अपने प्रेमी से मिलने के लिए निकल जाती है। रात को बिना किसी डर का परवाह किए, यानी कि बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, पेड़ की पत्तियां तेज आवाज़ कर रही है हवाओं के कारण, इसके अलावा वहाँ पर जंगल में फुफकारते हुए सांप जो है वो भी है, लेकिन बिना किसी से डरे अपने प्रेमी की याद में तल्लीन होते हुए, खोए हुए यादों में अपने प्रेमी से मिलने के लिए निकल जाती है। कौन सी, अभिसारिका नायिका। याद रखना है दोस्तों, और याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये तो आपको क्लियर याद हो गया, ये जो है ना, ये तो आपको कंप्लीट याद है। अच्छा, आगे चलते हैं। बारहमासा, ये केशव दास की रचना थी, कवि प्रिया, और कवि प्रिया का 10वां अध्याय था बारहमासा। इसमें वर्ष के 12 महीनों का वर्णन किया गया है। काफ़ी बार अपन ने डिस्कस किया है कि वर्ष के अलग अलग महीनों का विवरण किया गया है, अलग अलग मौसम के अनुसार किस किस प्रकार के वेशभूषाएं या किस किस प्रकार के जो मनोभाव होते हैं उनका वर्णन इस चित्र में किया गया है बारहमासा में। अच्छा, अब देखते हैं अपन पहाड़ी शैली के अन्य जो प्रमुख चित्र हैं। इन चित्रों के अलावा, ये तो सब क्या थे, कांगड़ा शैली के चित्र। अब पहाड़ी चित्र शैली के इनके अलावा अन्य प्रमुख चित्र कौन कौन से, उनके बारे में अपन डिस्कस कर। पहला जो चित्र आता है वो आता है प्रतीक्षावान कृष्ण व हिचकिचाती राधा। दोस्तों यह जो चित्र है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चित्र है। इस चित्र में क्या है कि बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा के बीच में जो प्यार है उसकी शुरुआत हुई थी यमुना नदी के किनारे पर, और बसंत ऋतु में आपने गाने भी सुने होंगे, पतझड़ मौसम, बसंत बहार, 5वां मौसम प्यार का। तो इस तरीके से इनकी जो प्यार की शुरुआत है वो बसंत ऋतु में हुई थी और यमुना नदी के किनारे हुई थी। इससे पहले क्या था कि भगवान श्री कृष्ण, जयदेव बताते हैं कि भगवान, ये दोस्तों आपको पता है कि ये प्रतीक्षावान कृष्ण व हिचकिचाती जो राधा चित्र है ये जयदेव के जो ग्रंथ था जिसका नाम था गीत गोविंद पर बनाया गया चित्र है। गीत गोविंद ग्रंथ पर बनाया गया चित्र है। बनाया किसने था? मनाकू ने बनाया था। और ये मनाकू कौन था आपको पता है? पंडित सेऊ का पुत्र था। अभी अपन ने देखा, पंडित सेऊ का पुत्र था। मनाकू का एक भाई भी था जिसका नाम था नैनसुख, और नैनसुख जसरोटा के दरबारी, जो राजा बलवंत सिंह का दरबारी चित्रकार था। तो ये चित्र किसने बनाया था? मनाकू ने बनाया था। किस पर आधारित था? गीत गोविंद पर। और नैनसुख, मनाकू का भाई कौन था? नैनसुख, दोनों पुत्र थे पंडित सेऊ के। अच्छा चलो चित्र पे चलते हैं। अच्छा, इस चित्र में क्या बताया गया है? इस चित्र में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो दिन भर चरवाहों के साथ में, सुंदर सुंदर कन्याओं के साथ में, लड़कियों के साथ में दिन भर मौज मस्ती करते, दिन भर अपने गायों को चराते और मौज मस्ती करते। गोपियों के साथ में ज़बरदस्त तरीके से वो उल्लास, हर्ष मनाते। धीरे धीरे ये सब करने के बाद में जो है ये चीज़ें सब राधा को पता चली। राधा और इनके बीच में प्रेम की शुरुआत हो चुकी थी और वो हुई थी बसंत ऋतु में यमुना नदी के तट पर। तो जब इसकी पता जब राधा को चला तो राधा जो है वो इनसे उदास होकर दूर चली गई। और जब राधा दूर गई तो भगवान श्री कृष्ण जो है उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। जो लड़कियों के साथ में, गोपियों के साथ में जो वो गुलछर्रे, ये अपन कह सकते हैं कि जो आनंद, हर्ष आनंद ले रहे थे, उसका उसे दुख होता है। फिर वो अपने एक दरबार को, अपने एक दास को राधा के पास भेजता है कि जाकर उसे बुला कर लाए। दरबारी उसके पास में जाता है। किसके पास? राधा के पास, उसकी प्रेमिका के पास। और उसे जाकर कहता है कि भगवान श्री कृष्ण के मनोभाव इस तरीके से हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको मिलना चाहते हैं आपसे। अच्छा, तो ये सब चीज़ें राधा को बताती हैं। राधा जो है जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है, घबराई हुई रहती है, हिचकिचाई होती रहती है, हेजिटेशन रहती है उसके मन में। लेकिन इस बात का पता उसकी जो दासियाँ थी उनको चल जाता है। राधा की जो दासियाँ थी उनको इस बात का पता चल जाता है। तो अन्य गोपियों को इस बात का पता चल जाता है। तो वो गोपियाँ राधा से कहती है कि भाई तेरे और राधा के बीच में, कृष्ण और राधा के बीच में एक रहस्यमयी प्रेम है और तुम लोग
प्रेम में मिलने को बहुत ज़्यादा आतुर हो, यानी कि दोनों मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो। तुझे जाना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहिए। तू जा अपने कमर पर कमरबंद को खनकने दे, हाथों की चूड़ियों को बजने दे और अपनी जो मन की जो इच्छाएं हैं उसको पूरी होने दे। ऐसा गोपियों ने कुछ उसको कहा, राधा को, अपनी सहेली को, अपनी प्रिय दासी को तू साथ ले जा। आखिरकार राधा ने भी उनकी बात मान ली और राधा उनकी बात मानकर शर्माते हुए, लज्जित होते हुए, चूड़ियों की खनक के साथ, पायजम की आवाज़ के साथ और कमरबंद के खनकने के साथ में दरबार में प्रवेश करती है। दरबार में प्रवेश करने के बाद में दोनों का रहस्यमयी मिलन होता है। राधा को शर्माते हुए दिखाया गया है, शर्मीली अवस्था में दिखाया गया है और भगवान श्री कृष्ण को इंतजार करते हुए इस चित्र में दिखाया गया है। कुछ इस प्रकार का ये चित्र है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतीक्षावान कृष्ण व हिचकिचाती राधा चित्र के बारे में वर्णन कीजिए, तो दोस्तों A to 8 या A to Z जैसा मैंने आपको बोला, आप बिल्कुल वैसा का वैसा नोट डाउन कर दीजिएगा, आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब दोबारा से मैं बताऊंगा तो टाइम काफ़ी निकल जाएगा, पहले काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है। आगे देखते हैं बलवंत सिंह नैनसुख के साथ चित्र। दूसरा चित्र अपन देखते हैं बलवंत सिंह नैनसुख के साथ चित्र देखते हुए। दोस्तों आपको पता है नैनसुख पंडित शिव का पुत्र था और बलवंत सिंह का दरबारी कवि था। बलवंत सिंह जसरोटा के राजा थे। तो इस चित्र में दिखाया गया है कि बलवंत सिंह और जो नैनसुख है वो एक चित्र को देख रहे हैं और ये जो चित्र जो देख रहे हैं, चित्र में जो चित्र है जिसे देख रहे हैं, उस चित्र में बलवंत सिंह को हुक्का पीते हुए दिखाया गया है, यानी कि उनके स्वभाव के बारे में बताया है। तो नैनसुख ने ये चित्र बनाया और जो जिसमें स्वयं का भी चित्र था, इस प्रकार की ये चित्रकारी थी। आगे वाला देखते हैं नंद यशोदा और कृष्ण। नंद यशोदा और कृष्ण, इस चित्र में दोस्तों जो नंद यशोदा और कृष्ण बलराम जो है वो गोकुल का भ्रमण करते हैं, वृंदावन का भ्रमण करते हैं, बैलगाड़ियों में बैठे हैं। सबसे आगे वाली बैलगाड़ी किसकी है? नंद की है। फिर उसके पीछे कृष्ण बलराम बैठे हैं, यशोदा उसमें बैठी है। आसपास में बहुत सारे लोग हैं जो सामान को हाथ में पकड़े हुए लेके जा रहे हैं। उनके हाथों में बर्तन है, कई प्रकार के सामान हैं। वो जो लोग पैदल चल रहे हैं उनको थके हुए दर्शाया गया है, यानी झुकी हुई अवस्था में है, उनकी बाहें तनी हुई है क्योंकि हाथों में वो सामान ढो रहे हैं। तो इस प्रकार का एक चित्र है जिसमें वृंदावन का वो लोग भ्रमण कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? नंद कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के पिता, यशोदा उनकी माता और भगवान श्री कृष्ण स्वयं और उनके भाई बलराम जो एक रथ पर बैठे थे। आगे वाला जो सबसे आगे वाला जो रथ था वो किसका था? नंद का था। तो दोस्तों ये हुआ आपका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था पहाड़ी चित्रशैली। अब आपके लिए एक चैप्टर और बचा है जो भी मैं आपको रिवीजन के तौर पर कंप्लीट करवाऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में। जो बच्चे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप आके देखकर चले जा रहे हो तो ठीक नहीं है, आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। ओके दोस्तों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हेल्दी रहिए और देखते रहिए स्टेप नेक्स्ट स्टेप। थैंक यू सर।